तो सभी साथियों को सबसे पहले तो नमस्कार और सभी को राम राम। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने परिवार स्टडी टॉम में। और स्टडी टॉम की जो भी परिवार के जो भी साथी हैं आप लोग, आप सभी का मोस्ट वेलकम है अभी। तो आज हमारा वाइवा टेस्ट का 10वां सेशन हम लेने जा रहे हैं और इस सेशन का जो पहला प्रश्न आज आपके सामने है वो है, पुल पर चढ़ने से पहले आप क्या सावधानी रखेंगे। तो पुल पर चढ़ने से पहले आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो है आपको भार सीमा का ध्यान रखना है, भार सीमा आपकी ठीक रहे। दूसरी बात, आप जो है यहाँ पर स्पीड का ध्यान रखेंगे। पुल पर जो पुल पर चढ़ते समय स्पीड की लिमिट होगी, भार की लिमिट होगी, उनका ध्यान रखेंगे। तीसरी बात, आप कभी भी पुल पर चढ़ते समय टॉप गियर में, रियर केस में आपको काम पड़ता है तो आप पुल पे चढ़ते समय लगभग टॉप से डाउन वाली गियर में गाड़ी को चलाएं। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है, क्योंकि गाड़ी मौसम तोड़ती नहीं है, गाड़ी की पावर कंज्यूम नहीं होती है, आप अपने आप आराम से गाड़ी चढ़ जाती है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके अलावा मेन जो चीज़ बात होती है ना ध्यान रखने वाली, कि जब आप पुल पे एंटर करते हैं तो आपको ये देखना है कि वहाँ पर स्थान कितना है, क्या पर्याप्त स्थान है, जब मेरी गाड़ी जाएगी तो निकल जाएगी। अगर नहीं तो आपको ध्यान से देखना है कि कहीं आगे कोई रास्ता अवरुद्ध तो नहीं है, कोई गाड़ी खराब हो गई तो नहीं खड़ी हो गई, कोई सामने से गाड़ी तो नहीं आ गई। अगर सामने से गाड़ी पहले से चल रही है तो आपको उसको पूरा पार करने देना है और उसके बाद ही आपको एंटर करना है। तो पुल पर चढ़ते समय ये बातें आपको ध्यान रखनी है। फिर पुल पर आप नीचे उतरेंगे, वहां पर गाड़ी को किसी भी स्थिति में न्यूट्रल नहीं करना है ना। तो आपको आराम से स्पीड को ध्यान में रखते हुए सावधानी से गाड़ी को चढ़ाना है और उतारना है। प्रश्न संख्या 2 है, टायर रोटेशन कितने किलोमीटर पर किया जाता है। पहली बात तो है टायर रोटेशन होता क्या है। टायर रोटेशन, रोटेशन का मतलब रोटेट करना। कोई चीज रोटेट होती है ना, मतलब कि उसका स्थान परिवर्तन हो जाता है, मतलब टायरों में स्थान परिवर्तन करना। क्यों? क्योंकि टायर जब एक ही जगह रहेंगे और वो अगर चलती रहेगी गाड़ी तो वो एक अनियमित घिसाव होगा, कई टायर कम घिसेंगे, कई ज्यादा घिसेंगे। इसलिए लगभग छोटी गाड़ियों में 6, 7, 8 हज़ार किलोमीटर पर और बड़ी गाड़ियों में 10 हज़ार किलोमीटर पर हमें टायरों को उनका स्थान बदलवा देते हैं। जिससे आगे के टायर पीछे, पीछे के आगे, लेफ्ट वाले राइट में, राइट वाले लेफ्ट में। ये कई तरीके होते हैं टायर को रोटेशन करने के लिए। तो यहां पर टायर रोटेशन का मतलब होता है टायरों का स्थान परिवर्तन करना, जिससे कि टायरों का जो अनियमित घिसाव है वो कम हो जाए। अब बात करते हैं कि टायर रोटेशन कितने किलोमीटर पर करेंगे। तो ये अलग अलग गाड़ियों के हिसाब से होता है। कई गाड़ियों में 5000 भी होता है और कईयों में आपके 8000 भी होता है, कईयों में 10,000 भी होता है। ठीक है, एग्जाम में भी कई बार प्रश्न आ चुका है, कई बार 5000 इसको जवाब मानते हैं, कई बार 10,000 मानते हैं। जो आप बताएंगे 5 या 10 में से वो सही होगा। तो यहां पर 10 भी गलत नहीं है और जो 5 है वो भी गलत नहीं है, दोनों ही सही है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। BS4 एंड BS6 में क्या अंतर होता है। सबसे पहली बात तो BS है क्या। BS का पूरा नाम होता है भारतीय जो स्टेज, और ये प्रदूषण से संबंधित है, ये प्रदूषण को दर्शाता है। तो BS4 और BS6 में क्या अंतर है, यानी कि प्रदूषण के लेवल का अंतर है। BS6 गाड़ियां जो होती है इनको इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि ये शून्य उत्सर्जन करे, कम से कम ये न के बराबर पॉल्यूशन करे। और जो BS4 की गाड़ियां हैं 2017 से पहले की गाड़ियां होती थी और वो कुछ हद तक प्रदूषण करती थी, यानी कि BS4 से भी बहुत कम प्रदूषण है वो BS6 गाड़ियां करती है और काफी ज्यादा साइलेंट होती है। ठीक है ना, तो ये अंतर है। प्रदूषण की मात्रा को लेकर इनमें काफी अंतर आया है और प्रदूषण को घटाने के लिए इनमें फीचर्स को भी चेंज किया गया है। आगे बात करते हैं, जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊं, BS6 गाड़ी में आजकल जो ट्रक आते हैं उनमें यूरिया का इस्तेमाल होता है। तो यूरिया का इस्तेमाल कहां होता है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में। जहां से गाड़ी का धुआं निकलता है वहां पर यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि इंजन से जो धुआं निकलेगा वो उसके साथ यूरिया का आप छिड़काव कर सकें और यूरिया के छिड़काव से जो जहरीली गैसें होगी वो शांत स्वभाव वाली गैसों में या साधारण गैसों में परिवर्तित हो जाएगी और जो प्रदूषण है वो कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, MVA 1988 का क्या मतलब है, यानी मोटर व्हीकल एक्ट। इसका पूरा नाम तो 1988, क्योंकि भारत में सर्वप्रथम स्वतंत्रता के बाद 1988 में पहला मोटर वाहन अधिनियम बनाया गया। और ये अधिनियम क्यों बनाया गया, क्योंकि इसमें पूरी सारे के सारे नियम है कि ट्रैफिक को कैसे, या परिवहन जो होता है, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, यातायात को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कि इसमें जो ड्राइविंग से संबंधित लाइसेंस होता है, गाड़ी के दस्तावेज जैसे कि RC है, परमिट है, टैक्स है, फिटनेस है, PUCC है, जितने भी है ऑफेंस, अपराध करने पर जो जुर्माना होगा और जो भी सजा होगी, उन सभी का यहाँ पर जो है उन सभी के नियम बनाए गए हैं और वही मोटर व्हीकल एक्ट होता है। लुब्रिकेशन क्या होता है। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने है। लुब्रिकेशन क्या होता है। लुब्रिकेंट, एक तो होता है लुब्रिकेंट, एक होता है लुब्रिकेशन। तो लुब्रिकेशन का मतलब है चिकनाई प्रदान करना
लुब्रिकेंट का मतलब होता है चिकनाई प्रदान करने वाला। लुब्रिकेंट तो कहते हैं ऑयल को, लुब्रिकेशन कहते हैं ऑयल के द्वारा चिकनाई प्रदान करने वाली क्रिया। तो यहां पर लुब्रिकेशन का मतलब है जो गाड़ी में जो लिक्विड काम में लिया जाता है, जैसे कि ऑयल है, इंजन ऑयल है, तो एक प्रकार का लुब्रिकेंट है। और लुब्रिकेंट का काम होता है लुब्रिकेशन देना, मतलब कि इंजन की जो मूविंग पार्ट है वो आपस में घिसे नहीं, रगड़ नहीं खाए, गर्म न हो। इससे बचने के लिए हम लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं और लुब्रिकेंट लुब्रिकेशन करने का काम करता है, मतलब कि चल पुर्जों को चिकनाई प्रदान करना। लुब्रिकेशन का क्या होता है? चल पुर्जों को यहां पर रगड़ खाने से, घर्षण से बचाने के लिए उनको चिकनाई प्रदान करना और गर्म होने से बचाना। इंजन में जैसे कि इंजन ऑयल, ठीक है, गियर बॉक्स में जैसे कि गियर ऑयल, स्टीयरिंग गियर बॉक्स में स्टीयरिंग गियर ऑयल और डिफरेंशियल में डिफरेंशियल ऑयल, इस टाइप से वो क्या करते हैं, इनके आपस में घर्षण को कम करते हैं। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? प्रश्न सिंह अच्छे आपके सामने है। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? तो सबसे पहले तो ब्लाइंड यानी होता है अंधा, स्पॉट यानी होता है स्थान। तो अंधे स्थान, अंधे स्थान, अब अंधे स्थान तो अंधे हो नहीं सकते, लेकिन एक्चुअली में अंधे स्थान वो होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। माना कि आपकी ये गाड़ी है, आप सपोज करो ये आपकी गाड़ी है, मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। ये आपका, यहां पर मैं कलर चेंज कर लेता हूं, और ये आपका मिरर है। एक मिरर तो ये है, एक ये है लेफ्ट, ये राइट का है, ये लेफ्ट का है, और ये बीच वाला है। बीच वाला जो है आपको यहां पर ये स्थान दिखाएगा, ठीक है ना, ये स्थान दिखाएगा। और ये मिरर कहां से दिखाएगा? ये स्थान दिखाएगा, ठीक है, ये स्थान दिखाएगा मिरर। अब ये जगह कवर हो गई, लेकिन बताओ यहां पर मेरी ए गाड़ी जा रही है, ए, और यहां बी जा रही है, ये गाड़ियां नजर नहीं आएगी। तो ये जो स्थान होता है वो ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है। मतलब कि गाड़ी के साइड मिरर और रियर व्यू मिरर, यानी कि गाड़ी के जो केबिन में लगा है, इन दोनों से नहीं दिखने वाला स्थान ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है। अब आप कहोगे, आपसे सवाल पूछे कि ब्लाइंड स्पॉट से बचने के लिए सर्वोत्तम उपाय क्या है? ब्लाइंड स्पॉट से बचने का सर्वोत्तम उपाय है, जब भी गाड़ी को आप लेन चेंज करें, जब लेफ्ट या राइट में टर्न लें, आपको गर्दन मोड़ के देखना पड़ेगा भाई। गर्दन बाहर नहीं निकालनी, फिर से बता दूं मैं, क्योंकि गर्दन बाहर निकालनी है, पीछे के देखनी, पीछे तो मिरर से देख रहे हैं, मतलब आपको देखना है केवल साइड की चीजें। तो आप क्या करेंगे, गर्दन को केवल 90 डिग्री पे घुमाएंगे। 90 डिग्री पे घुमा के आप यहां पर ब्लाइंड स्पॉट पर चल रही गाड़ियों को देख सकते हैं। समझिए नहीं समझिए? समझ गए। चलो आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या आपके साथ में 7 है। एलएमवी और एचएमवी गाड़ी की बैटरी में क्या अंतर होता है? अब बैटरी में पूछा है, आप सभी को पता होगा कि एलएमवी गाड़ी होती है, इसमें 12 वोल्टेज की बैटरी काम आती है। एचएमवी गाड़ी होती है, इसमें 12 वोल्टेज प्लस 12 वोल्टेज, यानी टोटल 24 वोल्टेज का इस्तेमाल किया जाता है। 12-12 की 2 बैटरियां काम में आती है। इसके अलावा इनकी जो पावर है ना, इनका जो करंट है, इसमें भी अंतर होता है। छोटी एलएमवी गाड़ियां जो होगी, इनका जो गाड़ी होगी वो 65 या 75 एम्पियर की बैटरी होगी, AMH जिसे बोलते हैं, ठीक है। और यहां पर बड़ी गाड़ी जो होगी, इसकी लगभग 120 से लेके 150 एम्पियर तक इनकी बैटरी होती है। तो करंट में भी फर्क होता है, वोल्टेज में भी फर्क आ गया है। वोल्टेज में 12 + 12 की हमने काम में ली, और करंट में 120 150 की काम में ली। छोटी एचएमवी गाड़ियां जो होती है, जैसे 36 सीटर 42 सीटर बसें हैं, तो इनमें अमूमन यहां पर 120 वोल्टेज की बैटरी काम आती है, सॉरी 120 एम्पियर की। लेकिन जो बड़ी गाड़ियां होती है और भी बड़े ट्रक जो होते हैं, इनमें 150 एम्पियर की बैटरी काम में आती है। वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज छोटी गाड़ियों में 12 वोल्टेज की बैटरी होती है, बड़ी गाड़ियों में 12 + 12 वोल्टेज की 2 बैटरियां काम में आती है। तो अब ये चीज समझ में आ गई होगी आपके। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने है। रेडिएटर केप खराब हो जाए तो क्या होगा? पहली बात तो जो रेडिएटर होता है, आप सभी को पता है इस टाइप का होता है। अब इसमें जो बीच में एक केप लगी होती है, अब ये केप का काम क्या है ये पूछा है। तो ये काम, पहली बात तो है, रेडिएटर के अंदर जो आप कूलेंट भरते हैं ये बाहर नहीं जाएगा, मतलब छलकने से बचाएगा रेडिएटर केप। दूसरी बात, जब गाड़ी चलेगी तो इसमें जो कूलेंट है वो गर्म होगा, तो इसको यहां पर जगह, अतिरिक्त जगह चाहिए। अब इसमें जगह नहीं होगी, तो ये ओवरफ्लो की स्थिति में कूलेंट बाहर जाने के लिए इस केप को ही खोलता है। तो ये केप को इस टाइप से बनाया जाता है, ये खुल जाती है। मतलब कि रेडिएटर, अगर ये केप न हो तो रेडिएटर फट सकता है, और अगर रेडिएटर केप न हो तो रेडिएटर पिचक भी सकता है ना। तो 3 काम होते हैं, छलकने से बचाना, रेडिएटर को फटने से बचाना, रेडिएटर को पिचकने से बचाना। पिचकने का मतलब है जैसे कि कूलेंट इसमें होगा नहीं, और ये कूलेंट अंदर खींचने का प्रयास करेगा, और बाहर से इसको कूलेंट मिलेगा नहीं, तो फिर ये पिचक जाएगा। जैसे एक बोतल होती है, बोतल को आप दबाकर वापस ढक्कन जड़ देते हैं तो वो फिर फूलती नहीं है ना, वही स्थिति रेडिएटर की हो जाएगी, है ना, पिचक जाएगा। तो यहां पर अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूं
आपातकालीन वाहन कौन कौन से होते हैं? सबसे पहली बात तो है आपका आपातकालीन वाहन वो होते हैं जो आम जन की सहायता करें और आपात स्थितियों में आम लोगों की सहायता करें। अब ये आपात स्थितियां कौन कौन सी हो सकती है? जितनी भी हो सारी होती है। अब हम केवल एम्बुलेंस नाम लेते हैं, एम्बुलेंस, एक फायर, केवल दो चीजों पर हम निर्भर नहीं रह सकते कि भी दो ही गाड़ियां जो है आपातकालीन वाहन होंगे, दो के अलावा हम नहीं देंगे, ऐसा नहीं है भी। नागरिक रेड क्रॉस सोसाइटी होती है और नागरिक सेवा संस्थान की ओर से भी एम्बुलेंस लाई जाती है और फायर वाली गाड़ियां भी होती है। पुलिस की गाड़ियां भी आपको पता है कि भी आपातकालीन कार्यों में काम करती है, तो पुलिस वाली गाड़ी भी अगर सायरन लगी हुई गाड़ी। अब मैं आपको बताऊं एक चीज, आप ये कह सकते हो कि मोस्टली सर आपातकालीन वाहन है वो एक तो एम्बुलेंस होती है, एक फायर वाली गाड़ी होती है। इसके अलावा जो आपातकालीन वाहन होते हैं जो सायरन के साथ में जो गाड़ी आएगी, हम उसको यहां पर आपातकालीन वाहन या एक अति महत्वपूर्ण कार्य में संलग्न वाहन मानते हुए उनको हम रास्ता देंगे। समझ गए ना? सायरन का आपको नाम लेना है, सायरन प्लस मल्टी कलर जो लाइट होती है ना, तो जैसे काम में आती है। जैसे पुलिस की गाड़ी है, तो पुलिस की गाड़ी कहीं अगर जा रही तो एक भी अच्छे कार्य के लिए जा रही होगी, है ना, तो हम ये मान सकते हैं। तो यहां पर आपको बताना है कि अति महत्वपूर्ण कार्यों में संलग्न मानते हुए हम सायरन बजने वाली सभी गाड़ियों को यहां पर पर्याप्त रास्ता देने का यथासंभव जल्दी प्रयास करेंगे। तो यहां पर ये होते हैं आपातकालीन वाहन। अब प्रश्न आया 10, ट्यूबलेस टायर में हवा का दबाव कम क्यों नहीं रख सकते? ट्यूबलेस टायर जो होता है आप सभी को पता है कि इसमें ये पहली बात तो ये लो प्रेशर टायर होता है या हाई प्रेशर होता है? तो मैं आपको बताऊं ये हाई और लो में से लो प्रेशर टायर होता है, यानी कि इनमें आप मैक्सिमम जो हवा होती है आप 40, 50, 60, 70 तक हवा भर सकते हैं, 70 पौंड तक, लेकिन आप इसमें 100, 120 पौंड हवा नहीं भर सकते क्योंकि लो प्रेशर टायर होते हैं। इनमें आप ज़्यादा मैक्सिमम लेवल से आप हवा ज़्यादा नहीं भर सकते और यही कारण है कि ट्यूबलेस टायर का प्रयोग है आप केवल LMV गाड़ियों में ज़्यादा करते हैं। HMV गाड़ियों में इनका प्रयोग नहीं करते क्योंकि HMV में ज़्यादा हवा की आवश्यकता होती है और ज़्यादा हवा ट्यूबलेस टायर नहीं सहन कर सकता। अब बात आती है कि फिर आप ऐसा कैसे कह रहे हैं कि ट्यूबलेस टायर में हवा का दबाव कम क्यों नहीं रख सकते? कम का मतलब है ज्यादा कम रखना, मतलब कि आप अगर कम रखते हैं तो वो क्या करता है, सिम जो रिम होती है, रिम के साथ में वो अटैच होती है। कम हवा से क्या है वो उसका जो राउंड होता है बीड और रिम का जो कांटेक्ट है वो टूट जाएगा और टायर है वो रिम के साथ जो जगह छोड़ देगा जिससे कि हवा का लीकेज बढ़ जाएगा और गाड़ी पंचर या टायर फट जाएगा। इसी स्थिति के लिए से बचने के लिए यहाँ पर ट्यूबलेस टायर में एवरेज हवा आपको रखनी पड़ेगी, उससे कम हवा आप नहीं रख सकते। दूसरी बात यह है कि हवा जब गाड़ी चल रही होती है तो उसके प्रेशर पर कोई ज़्यादा अंतर नहीं आता क्योंकि चलती गाड़ी में ट्यूबलेस टायर में हवा का जो रिसाव होता है बहुत ही स्लो स्पीड से होता है या होता भी नहीं है। तो ये बात है, इसीलिए छोटी गाड़ियों में लाभदायक जो होने के कारण ट्यूबलेस टायर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप ट्यूबलेस टायर का मतलब ये नहीं है कि आप आधी हवा निकाल के आधी हवा में टायर चला सकते हैं। आधी हवा में टायर चलाने से टायर खराब होने की और टायर पंचर होने की अधिक संभावना बनी रहती है। तो जी हाँ दोस्तों, हमारा से हमेशा से मोटिव रहा है कि आप लोगों को अच्छी जानकारी दी जाए और अच्छा नॉलेज आपको दिया जाए। और इसीलिए दूसरी बात है, राज सर का हमेशा से वादा रहा है कम समय में अधिक जानकारी। टाइम लिमिट आपकी में मुझे पता है कि आपका टाइम बहुत ही कीमती है और आपके टाइम की मैं कदर करता हूं, इसीलिए हर प्रश्न का जो जवाब है मैं फास्टली आपको करवाने का प्रयास करता हूं। अब इससे आपको देखो अगर कोई दिक्कत होती है तो जो स्पीड है ना, स्पीड को कम करने का बटन यूट्यूब भाई साहब ने दे रखा है। भाई यूट्यूब भाई साहब से आप रिक्वेस्ट कर लेना, वो स्पीड को कम करने का ज़्यादा करने का विकल्प आपको दे रखा है। तो आपको चिंता नहीं करनी, जिसको स्पीड में लग रही है वो स्पीड कम कर ले और जिसको कम लग रही है वो ज़्यादा कर ले, ज़्यादा लग रही है कम कर ले। तो यहां पर मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूंगा। फिर से मैं बताना चाहूंगा कि ये हमारी वाइवा की 10वीं क्लास है और इससे पहले हम 9 सेशन ले चुके हैं। उनकी वीडियोज के लिंक आपको हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो तुरंत प्रभाव से आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का मोस्ट वेलकम। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।